हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जो है वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर। तो वुड डेवलपमेंट, इसमें मैं आपको पूरा इस टॉपिक का फुल कंप्लीट नोट दूंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए अपना टॉपिक। तो जो वुड डेवलपमेंट होता है, इसका पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वुड वुड क्या है? वुड है सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, क्या होता है वुड सेकेंडरी टिश्यू? वुड रिप्रेजेंट सेकेंडरी जाइलम जो वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा फॉर्म होता है। एंजियोस्पर्म की जो वुड होती है वो बनी होती है ट्रैकेट, बेसल्स, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा से बनी होती है। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं अपने, उसमें ये वेसल्स एब्सेंट होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ वुड की। टाइप ऑफ वुड की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसल्स प्रेजेंस और एब्सेंस, तो होती है दो टाइप की। पूरस वुड, जिसमें क्या होता है बेसल्स पूर पाया जाता है, और होती है नॉन पूरस वुड, जिसमें बेसल्स पूर एब्सेंट होता है। अब इसके बाद जो पूरस वुड होती है वो फर्दर डिवाइड की गई है टू टाइप में, जिसमें है डिफ्यूज पूरस वुड। यह क्या होती है? सिमिलर साइज वेसल्स एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनुअल रिंग। इसमें क्या होता है, जो एनुअल रिंग में, तो जो पोरस वुड होती है उसको डिवाइड किया गया है फर्दर टू टाइप में। डिफ्यूज पोरस वुड में क्या होता है, जहाँ सिमिलर साइज वेसल्स एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनुअल रिंग। मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर साइज की वेसल्स होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, अनइवन होता है एनुअल रिंग में। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं रिंग पोरस वुड। इसमें क्या होता है, जो बेसल साइज होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसमें लार्ज पोर अर्ली वुड में, स्मॉल पोर लेट वुड में पाए जाते हैं। ये दोनों डायग्राम हैं, जिसमें ये देखते हैं, ये लेट वुड है और ये क्या है, अर्ली वुड है। ये लेट वुड है, ये ऊपर वाला है डायग्राम। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, हार्डवुड। थोड़ी सी और जानकारी इसमें हम देखेंगे पहले। जैसे पहले हार्डवुड और सॉफ्टवुड। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो हार्डवुड क्या होता है, पूरस वुड प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। क्या होता है हार्डवुड? क्या होता है पूरस वुड। पूरस वुड के बारे में अपन पहले ही जान चुके हैं कि यह क्या होता है, जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है वो पूरस वुड। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवुड की बात करें तो नॉन पूरस वुड प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या होता है, नॉन पूरस वुड। हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है पहले ही ऊपर हम देख चुके हैं, क्या होता है इसमें वेसल्स एब्सेंट, मतलब ये नॉन पूरस वुड है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्री के बारे में। तो ट्री के बारे में बात करते हैं तो ट्री कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस की बात करें तो गर्थ एंड वार्क में निहित मटेरियल में ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसकी जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होती है, गर्थ में गर्थ इंक्रीज होती है, और बार्क में क्या होता है, मटेरियल में, बार्क के मटेरियल में भी ग्रोथ होती है। मतलब बाहर की ओर बढ़ने से इनके विस्तार में वृद्धि होती है, मतलब इनका जो एक्सपेंड होता है ये बाहर की ओर होती है। ठीक है, और हर साल पेड़ के हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अलग अलग लगातार रिंग बनती जाती है। ठीक है, इसके बाद ये भी डिवाइड किए हैं दो टाइप में, एक कॉनिफर और डेसिडुअस। कॉनिफर और डेसिडुअस एक टाइप के हैं। ये क्या होते हैं, एवरग्रीन ट्री भी कहते हैं इन्हें, कॉनिफर को। इसकी जो लीफ होती हैं जब तक नहीं गिरती, जब तक न्यू नहीं उग जाती, इसमें एवरग्रीन में, इसीलिए तो इनको एवरग्रीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि कब जो लीफ का जो झड़ने का सीज़न है कब आता है, मतलब गिरती हैं और इससे पहले नहीं उग जाती हैं। और डेसिडुअस में क्या होता है, बाहर की ओर बढ़ती हुई बल्क में बढ़ती हैं, और हर साल हॉरिजेंटल सेक्शन में क्या होती हैं, इसकी डिस्टिंक्ट रिंग बनती हैं। अब हम फिर से देखते हैं कॉनिफर। कॉनिफर के क्या बोलते हैं हम, कॉनिफर को सॉफ्टवुड भी बोलते हैं, और डेसिडुअस को हार्डवुड भी बोलते हैं। अब इसको सॉफ्टवुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होती है, लाइट कलर की होती हैं, रेजिनियस होती हैं, लाइट वेट होता है, बी पुअर फायर रेजिस्टेंस होती हैं। कैसी होती हैं, पुअर फायर रेजिस्टेंस। सीधे खींचने से मजबूत और जोर या जो कतरनी का विरोध में कैसे होती हैं, सक्षम होती हैं। इनके एग्जांपल च्योर है, देवदार है, पाइन है, स्प्रूस है। ठीक है, और अगर हम हार्डवुड की बात करें तो कैसी होती हैं, क्लोज ग्रेन होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, हैवी डार्क कलर्ड की होती हैं, और कैसी होती हैं, ड्यूरेबल। ठीक है, और नॉन रेजिस्नियस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हार्डवुड की। हार्डवुड क्या है, यह स्टेम के सेंटर में स्थित नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। हार्डवुड की बात करते हैं, हार्डवुड क्या होता है, जो भी स्टेम होती है, स्टेम में हार्डवुड क्या होता है उसके बारे में बात कर, कैसी होती है, यह स्टेम के सेंटर में स्थित होती है, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। और नॉन फंक्शनल पार्ट वाटर कंडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। नॉन फंक्शन होती है क्योंकि इसमें टैनिन, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये कैसे हो जाती है नॉन फंक्शनल, इसमें क्या होता है
कि इसमें जो हार्डवुड होती हैं सबसे सेंटर में पाई जाती हैं, सेंटर में पाई जाती है हार्डवुड, उसके बाद सॉफ्टवुड। क्या होता है ये नॉन फंक्शनल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनमें जो मटेरियल होता है जैसे टैनिन, गम और एरोमेटिक सब्सटेंस एसेंशियल और इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इस यह कैसी हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। और फिर इसमें जो वाटर का कंडक्शन होता है वो क्या होता है, नहीं होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सेकेंड, ये नॉन फंक्शनल और किस कारण से होती है। एक तो ये हो गया कारण कि ए टैनिन, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल्स ऑयल हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पर। एक और कारण है टाइलूज। टाइलूज क्या हो, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म हो जाता है कहाँ, जो जाइलम की वेसल्स होती है सेंट्रल वाली, वहाँ पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, पैरेन्काइमा से अराइज होता है, पिट के थ्रू वेसल्स में जाता है। ये देखिए, इसको देखते हैं, ये इसका डायग्राम है, देखो ये जाइलम पैरेन्काइमा और ये क्या है, यहाँ पर पित्त पाई जाती हैं, यहाँ पर पित्त पाई जाती हैं, और क्या है वेसल्स है, और ये क्या है टाइलूज। ये क्या पैरेन्काइमा से कैसी होती हैं, अराइज होती हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है ये ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर वाटर कंडक्शन क्या हो जाता है, फिर एब्सेंट, वाटर कंडक्शन नहीं होता है यहाँ पर, वाटर का कंडक्शन हो जो बंद हो जाता है। और यहाँ पर और सब्सटेंस भी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जो हमने पढ़ा है ऊपर, टैनिन, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, ETC। ठीक है, और इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है। यह डार्क इन कलर की होती है, ब्राउन ब्लैक कलर। ठीक है, ये हार्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, डूरामेन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये टर्माइट, इंसेक्ट, माइक्रोब के प्रति कैसी होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इन पर अटैक नहीं करते। जैसे एग्जांपल में टीक की बात करें, और यह कैसी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। और एजिंग के साथ हार्डवुड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे जो भी ट्री है उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो हार्डवुड की जो मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब बात कर रहे हैं हम सैपवुड की, सैपवुड की बात कर रहे हैं हम। तो सैपवुड कैसी होती है, पेरीफेरल पोजीशन पर होती है। हमने पहले ही बताया कैसी होती है, पेरीफेरल पोजीशन पर होती है। यहाँ पर होती है सेंट्रल पोजीशन पर हार्डवुड होती है। तो सैपवुड पेरीफेरल पोजीशन पर होती है, फंक्शनल होती है। यहाँ पर वाटर कंडक्शन कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो सब्सटेंस है जैसे टैनिन, गम, ETC, इनका जो एक्यूमुलेशन है वो नहीं होता है। और ये कैसी होती है, एक मिनट, ये लाइट कलर की होती है। ठीक है, पेल येलो। और इस यहाँ पर जो टाइलोज होता है वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो माइक्रोब हैं वो क्या करते हैं, इनका इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्वर्नम। ठीक है, जैसे इसको हमने डूरामेन बोला था, और इसको हम बोलते हैं एल्वर्नम। ठीक है, यह सैपवुड कांस्टेंट होती है, लेस ड्यूरेबल होती है। बट अब हम बात कर रहे हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी की। इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। देखो, एनुअल रिंग की हेल्प से प्लांट की एज ज्ञात कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मतलब जो एनुअल रिंग है उससे हम जो प्लांट होती है उसकी हम एज ज्ञात कर सकते हैं, और इसी एज ज्ञात करने को क्या बोलते हैं हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, हमने बात करा था अभी कि क्या था, सेंटर में क्या होती है, सेंटर में क्या होती है, हार्डवुड होती है, और उसकी पेरिफेरल पर सैपवुड होती है, और कैम्बियम द्वारा फॉर्म होते हैं। अंदर पेरिबलम होता पेरिडम होता है, और इसके नीचे फ्लोएम। अब हम बात करते हैं, अगर हमें पता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन में पूरी साल क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन बनी रहती है, और जिससे वहाँ पर क्या होता है, पूरी साल जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यूस रहती है। बस जो सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण है वो कंटिन्यूस होता रहता है। बट टेम्परेट रीजन की बात करें तो थ्रू आउट वर्ष के विभिन्न भागों में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तो जिससे कैम्बियम की एक्टिविटी की भी कैसी होती है, भिन्न होती है। तो अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें, प्रेजेंट होती है 2 टाइप के सीजन, एक तो फेवरेबल सीजन होता है और एक अनफेवरेबल सीजन होता है। इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, इंक्रीज, फॉर्म होते हैं सेकेंडरी टिश्यू मोर ज़्यादा होते हैं। और जो अनफेवरेबल सीजन होता है, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होता है। बस सेकेंडरी जो टिश्यू होती है उनकी अमाउंट भी डिक्रीज होती है। तो इस टाइप के सीजनल वेरिएशन से क्या होती है, फॉर्म होती है एनुअल रिंग। हम बात कर रहे हैं फेवरेबल सीजन लाइक स्प्रिंग और अर्ली समर। ठीक है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा है कि फेवरेबल कंडीशन में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो सेकेंडरी जाइलम है उसका फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। तो इस सीजन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट भी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के क्या होता है, जाइलम एलिमेंट होते हैं वो वेसल्स ट्रैकिट है लाइक, तो ये क्या होते हैं, लॉन्गर साइज़ के, और इनमें क्या होता है, ब्रॉड ल्यूमन होता है। और सेल वॉल कैसी होती है, कंपेरेटिवली लेस थिकर होती है।
वह यहाँ पर जो वुड लाइटर इन कलर की होती है, वह यहाँ जो वुड होती है लाइटर इन कलर की होती है। तो जो लाइट वुड है, ठीक है, लाइट कलर की वुड है जिसका बैंड बड़ा होगा, वह फेवरेबल सीजन में फॉर्म होती है, तो इससे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड भी कहते हैं। यहाँ पर जो फाइबर्स होती है उसकी अमाउंट कम होती है। अब बात कर रहे हैं अनफेवरेबल सीजन की, जैसे ऑटम की और विंटर की। तो इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, डिक्रीज। तो जो सेकेंडरी टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है या उसकी जो अमाउंट होती है वो भी कैसी होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडरी जाइलम भी डिक्रीज लेस अमाउंट में। तो इस सीजन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी होती है, लेस होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट भी लेस होती है। जाइलम एलिमेंट है जो स्मॉलर साइज़ के बाद नैरो लीमन में होता है। सेल वॉल थिक होती है, इसकी वजह से वुड अपीयर होती है डार्क इन कलर की है। नैरो बैंड नोन एज ऑटम, ठीक है, वुड और लेट वुड। देखते हैं 1 ईयर में एक फेवरेबल सीजन आता है, एक अनफेवरेबल सीजन। फेवरेबल सीजन में क्या बनता है, ब्रॉड बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम रिप्रेजेंट करता है अर्ली वुड को, और अनफेवरेबल सीजन में जो नैरो बैंड ऑफ सेकेंडरी जाइलम को लेट वुड बोलते हैं, और इन दोनों वुड से एक एनुअल रिंग फॉर्म होती है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक डार्क इन कलर की होती है, ऑटम वुड होती है, और यहाँ पर जो लाइट कलर की होती है वो स्प्रिंग वुड होती है। ये डायग्राम है, ये बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर और कैसे अफेक्ट करता है वुड की डेवलपमेंट को। तो एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट लेवल वुड की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। स्पेसिमेन को 1 वर्ष के लिए, इसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसने क्या किया कि स्पेसिमेन को 1 वर्ष के लिए लो, मीडियम व हाई लेवल के लाइट, वाटर व नाइट्रोजन, फास्फोरस के उपचार में रखा। एक रिसर्च पेपर का कंटेंट। तो इसमें बात करते हैं कि जो कंट्रोल प्लांट या नॉर्मल प्लांट को सभी फैक्टर का मीडियम लेवल दिया, ठीक है। इसके बाद जो सेड्रस पेर्विनस है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, देखे गए कुछ कैरेक्टर चेंज लो नाइट्रोजन व लो फास्फोरस के ट्रीटमेंट के फलस्वरूप क्या हो जाती है, वेसल्स का जो डायामीटर वो होता है उसमें रिडक्शन व शॉर्ट एलोंगेशन, ठीक है। शूट में क्या होता है, एलोंगेशन होता है। जो अगर लो लाइट के कारण क्या होता है, जो वेसल्स की डेंसिटी है उनमें क्या होता है, रिडक्शन देखा गया है। वाटर की बात करें तो वाटर, हाई वाटर में जो ब्रॉड वेसल्स व शॉर्ट एलोंगेशन में ग्रोथ देखी जाती है, व लो वाटर की वजह से जो वेसल्स होता है वो नैरो हो जाता है। वह हाई नाइट्रोजन डिक्रीज द वाटर प्रोडक्शन, मतलब अगर हाई नाइट्रोजन है तो इससे क्या होता है, वुड का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की कंसनट्रेशन बढ़ती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे रेनफॉल के पैटर्न में भी बदलाव आता है। बादल छाने से प्लांट में प्रकाश की जो मात्रा होती है वो बदल जाती है। वह कुछ क्षेत्र में जो सॉइल खनिज के हैं उनकी लीचिंग या जो सॉइल से नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो नीचे जाते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं, मतलब नीचे की ओर सरकना या निकलना। तो वह अन्न में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट की जो शक्ति है, विगर है, वह हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनी एग्रीकल्चर स्टडी ने क्रॉप यील्ड जैसी प्रतिक्रियाओं की जांच की। व मॉर्फोजेनेटिक्स अफेक्ट से निपटने वाले कुछ स्टडी में बताया गया कि यदि अधिक पानी दिया जाए तो जो पॉलीगोनम हाइड्रोपाइपर हेलियंथस एनुनस अधिक या लार्ज वेसल्स का उत्पादन करते हैं। पाया गया है कि फ्रैगजीनस एक्सिसिरियर में मॉइस्चर लेवल ने वेसल्स डायामीटर को प्रभावित किया, और मैनीडाइकोट में भी समान परिणाम मिली। और एरेनकाइमा व रूट हेयर का निर्माण भी एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, प्रभावित होता है। जो एरेनकाइमा व रूट हेयर है इनका भी निर्माण भी एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, प्रभावित होता है। लाइट के इंक्रीज ने, जो लाइट है उनकी इंक्रीज ने स्टोमेटा, वेन्स, क्लोरोप्लास्ट की हाई डेंसिटी के साथ साथ जो लीफ के निर्माण को भी प्रेरित किया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक एंड होता है। इसमें हम इतना कंटेंट काफ़ी है एमएससी सेकेंड सेम बॉटनी वालों के लिए। और यह कंटेंट है वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर। थोड़ा यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, ये एनवायरमेंटल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके।